हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि सीएपीएफ एसी में 2017 में जितना भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हर एक क्वेश्चन को विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग कवर करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन जो आंसर दिया हुआ है वो सही है तो क्यों सही है और रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। हर एक डायमेंशन को पूरे को हम लोग यहाँ पे कवर करके चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सीएपीएफ एसी के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे 2015 से 2025 तक पूरा पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि कितना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कैसे एक ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे पूरा पीडीएफ इनिशिएटिव जो कि अपलोड हो जाएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, है ना, क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले एक काम करना कि वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और ध्यान रखना कि जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो एटलीस्ट जो है दोनों ऑप्शन जो है दोनों स्टेटमेंट को कोरिलेट करने के तरीके से पढ़ना। मतलब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ऐसा पढ़ना कि कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस मकसद से। क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है वो स्टेटमेंट बेस्ड है प्लस स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेनेशन वाले तरीके से क्वेश्चन है। जिसके पहला ऑप्शन देखो तो बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला स्टेटमेंट है, ये जो पहला क्वेश्चन है ना इसमें 2017 का, ये थोड़ा ट्रिकी टाइप से पूछे गए हैं हिस्ट्री में। देखना, नेशनलिज्म इन इंडिया विच वाज असाइन अ प्रिविलेज पोजिशन बाई इट्स वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिटिकल लीडरशिप वाज अ डिफरेंट बट अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स फ्रॉम वेस्ट। तो इसका मतलब है कि जो इंडिया में नेशनलिज्म आया वो वेस्टर्न से आए हैं, लेकिन वेस्टर्न से आए हैं लेकिन जो नेशनलिज्म है वो इंडिया से डिफरेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो पहले ये समझो कि जो नेशनलिज्म है इसका मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म होता है कि अपने देश के प्रति सेंटिमेंट होना। होता है ना कि अगर सपोज अगर दूसरे कंट्री में जाओगे तो दूसरे कंट्री में जाओगे तो उतना उसके उस कंट्री के प्रति सेंटिमेंट नहीं होगा जितना इंडिया के प्रति होगा, क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो उसको नेशनलिज्म बोलते हैं, है ना। नेशनलिज्म समझ आ गया। अब जो है स्टेटमेंट को समझो। स्टेटमेंट बोले हैं कि जो नेशनलिज्म इंडिया में आया है वो यूरोपियन कंट्री से आया है, या फिर यूरोपियन कंट्री में जो जितना भी एजुकेटेड पर्सन है जो इंडिया से रिलेटेड है वहाँ से आया है, लेकिन इंडिया से डिफरेंट है या फिर यूरोप से डिफरेंट है। ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो बताओ स्टेटमेंट को, ये ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल सही है। देखो, क्योंकि अगर उस समय का सिनारियो देखोगे, नेशनलिज्म जब इमर्ज हो रहा था, क्योंकि इंडिया उतना तरीके से डेवलप नहीं था जितना तरीके से वेस्टर्न डेवलप थे। अब वेस्टर्न में एजुकेशन आगे चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे चल रहे थे, है ना। जो नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट है वो बहुत आगे थे इंडिया से। तो इंडिया के फोर्थ फादर को लगा कि यहाँ का जो पीपल है सेंटिमेंट है अपने कंट्री के प्रति, या फिर एक होता है ना कि चाह होता है, या फिर अदर कंट्री में जाओगे तो वहाँ से कुछ सीख के आते हो। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है कि वेस्टर्न से प्रिविलेज पोजीशन है लेकिन जो है डिफरेंट है। सेकेंड है कि सेकेंड स्टेटमेंट कि इंडियन नेशनलिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इंपेरियलिज्म वाज लाइक ऑल सच रिस्पॉन्सेज सेव बाई व्हाट इज व्हाट रिस्पॉन्डिंग टू। स्टेटमेंट सही है क्या? बिल्कुल सही है। कैसे सही है? पहले देखो, इंपेरियलिज्म का मतलब समझो। जैसे कि ब्रिटिश यहाँ पे आए, ब्रिटिश आए लेकिन इंडिया में आके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किए, पूरा इंडिया में आके रूल्स और रेगुलेशन चलाए, तो कॉलोनी बना लिए अपना, है ना, कॉलोनी बना लिए। तो ब्रिटिश अलग कंट्री है, इंडिया अलग कंट्री है, लेकिन ब्रिटिश आके इंडिया में पूरा रूल्स और रेगुलेशन करना स्टार्ट किए, अपने अंडर में ला लिए, उसको इंपेरियलिज्म बोलते हैं, ठीक है। कोई अदर कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं उसको इंपेरियलिज्म बोलते हैं। तो देखो, अब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए, ब्रिटिश लोग आए तो अपने देश के प्रति सेंटिमेंट थे, है ना, ब्रिटिश के प्रति सेंटिमेंट थे। तो इंडिया के पीपल भी सोचे हमारे देश के प्रति क्यों सेंटिमेंट ना हो, है ना। हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, जब ब्रिटिश का अपना देश के प्रति सेंटिमेंट है, पूरा स्पाइसेस हो गया, पूरा अपने जो वेल्थ है इंडिया का वेल्थ है अपने कंट्री में भेज रहे हैं, तो एक सेंटिमेंट है। तो इंडिया पीपल भी सोचे तो हमारे पास क्यों सेंटिमेंट नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया में रह के ब्रिटिश का सेंटिमेंट रखे, तो इंडिया के लोग ने भी सेम वैसे ही तरीके के सेंटिमेंट रखना स्टार्ट कर दिए। तो इस रेस्पेक्ट से जो है पहला और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं। और जो है पहला स्टेटमेंट है
जो दूसरे स्टेटमेंट का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। मतलब बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, मानता हूँ मैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वही लिखा हुआ है कि नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म ऐसा थोड़ा है कि डायरेक्टली इमर्ज हो जाएंगे, है ना, पहले इनिशियल फेज में आएंगे, फिर मॉडरेट आएंगे, फिर एक्सट्रीम फेज में आएंगे। तो पूरा ऑप्शन वही लिखा हुआ है, लेकिन मैं पूरा क्रक्स है पूरा बता चुका हूँ। चलो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो इसको एक्सेस भी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, इसको बताओ तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है। वीडियो को पॉज कर लो और एक बार ट्राई करो। तो देखो स्टेटमेंट को, द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर रिलाई ऑन इंडियन पंडित एंड मौलानीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैनोन्स ऑफ अथॉरिटेरी, है ना, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। सही है क्या? तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय का सिनारियो क्या था कि जितना भी हिंदू टेक्स्ट है या फिर है ना अदर टेक्स्ट है पूरा संस्कृत में लिखे हैं, या फिर इस्लामिक है तो उसका अदर टेक्स्ट है वो अलग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो जब संस्कृत टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, अब संस्कृत को ब्रिटिश जो क्या समझ पाएंगे, क्या नहीं समझ पाएंगे? तो नहीं समझ पाएंगे। तो जब भी कोई हिंदू मैरिज से रिलेटेड केस आए या फिर हिंदू से रिलेटेड केस आए तो कौन सॉल्व करेंगे? हिंदू पंडित ही तो सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि पूरा टेक्स्ट संस्कृत में लिखा हुआ है। अब ब्रिटिश के लिए दिक्कत कि संस्कृत तो आता नहीं, वो तो अंग्रेज थे, इंग्लिश जानते थे। तो क्या है, हिंदू पंडित हो गया, मौलानवीस हो गया, इन लोग का सहारा लेते थे, जिससे जितना भी केसेस हैं हिंदू से रिलेटेड या फिर मौलानवीस से रिलेटेड केसेस उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सेकेंड है कि ब्रिटिश कोडिफाइड द हिंदू लॉ इन 1783 एंड द मुस्लिम लॉ इन 1785। सही है क्या? ये ऑप्शन गलत है। देखो कोडिफाई करना मतलब पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करना। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करते हैं तो फिर तो यहाँ पे रेबेलियन होने का, विद्रोह होने का चांस है। लेकिन जो ब्रिटिश थे ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि फिर से जो है विद्रोह हो। प्लस यहाँ पे ब्रिटिश को अगर संस्कृत को कोडिफाई करना है ना, या फिर हिंदू मैरिज लॉ को कोडिफाई करना इतना आसान नहीं था इन लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि पहले बात तो रिचुअल्स नहीं पता था, रिचुअल्स क्या रिचुअल्स होते हैं ये सब पता हो तभी तो कोडिफाई कर पाओगे, तो ये भी नहीं पता थे। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड रॉन्ग है। मतलब जो सी ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, अब अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बताओ 6 क्वेश्चन। चलो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि दादा भाई नौरोजी आर्ग्यूड दैट what was being drained out was a potential surplus that would generate more economic development in India if invested in India। जैसे कि दादा भाई नौरोजी का जो ड्रेन वेल्थ है थ्योरी दिए, उसमें क्या बताया कि जितना भी इंडिया का वेल्थ है पूरा ब्रिटिश जो है अपने कंट्री में ले जा रहे हैं, है ना, वेस्टर्न यूरोप में ले जा रहे हैं। और ये बोले, दादा भाई नौरोजी ने बोले, अगर वही जितना भी मनी जो है यूरोप में जा रहे हैं, ब्रिटिश में जा रहे हैं, अगर वही मनी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो जो पोटेंशियल है या फिर जो जीडीपी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ये बोले हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, ये चीज़ बोले हैं। ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इसमें ये चीज़ जिक्र हुए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इम्पेरियलिस्ट, अब समझ आ गया इम्पेरियलिज्म क्या होता है। इम्पेरियलिज्म का जो प्रमोट करते हैं या फिर इम्पेरियलिज्म में जो इंगेज हैं उसको इम्पेरियलिस्ट बोलते हैं। जैसे कि इंडिया के केस में ब्रिटेन है ना, ब्रिटिश हैं। तो इम्पेरियलिस्ट बिलीव दैट इंडिया वाज बॉट इनटू द लार्ज कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट एंड दैट वाज इट इटसेल्फ अ प्रोग्रेस टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन। सही है क्या? ये ऑप्शन भी सही है। इंडिया जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा था, है ना। देखो हैंडीक्राफ्ट का बात कर लो, उस समय इतना भी प्लांटेशन का बात कर लो, चाहे स्पीसीज हो गया, पेपर हो गया, अगर इससे जितना भी कैपिटल अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते तो ऑटोमेटिकली इंडिया जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते, और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे। लेकिन ब्रिटिश आके क्या किए, पूरा अपना रूल्स लगा दिए गए, रेगुलेशन लगा के पूरा जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ इंडिया को जाना चाहिए वहाँ पे जा नहीं पाए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की तरफ जा सकते थे लेकिन जाने नहीं दिए। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं। सेकेंड स्टेटमेंट दूसरे को, फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस रेस्पेक्ट से क्या है, जो ऑप्शन है बी ऑप्शन कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। क्योंकि पहला स्टेटमेंट में जो है ड्रेन वेल्थ थ्योरी के बारे में बात की है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बताए हैं कि ये जो है इंडिया जो है कैपिटलिस्ट फॉर्मेशन में जा सकते थे, वर्ल्ड मार्केट बन सकते थे, क्योंकि इंडिया का जो है डाइवर्सिफाई कंट्री प्लस इतना बहुत ज़्यादा मार्केट का एक्सेस होना है ना, ये पॉसिबल था इंडिया में। नेक्स्ट देखो अब, चलो 14 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। तो क्रिप्स मिशन के बारे में पूछे गए हैं यहाँ पे। जो क्रिप्स मिशन है इसमें ऐसा प्रपोजल था कि इंडिया जो है ब्रिटिश के वर्ल्ड वार सेकंड जब चल रहा था, देखो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में लाए गए और 1942 का टाइम है जहाँ पे वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। तो क्रिप्स मिशन में ये प्रपोजल था कि अगर इंडिया जो है सपोर्ट करता है ब्रिटिश का, वर्ल्ड वार सेकंड में इंडिया सपोर्ट करता है ब्रिटिश का, तो हम लोग क्या है इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देंगे या फिर इंडिया के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कर देंगे। ये चीज़ बोले गए थे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे जिक्र किए गए थे। तो अब जो है कौन सा यहाँ पे गलत है ये यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट है कि इन मार्च 1942 क्रिप्स परसुएटेड वार कैबिनेट टू एग्री अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। वही अभी बताया कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर इंडिया साथ देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्ट तैयार करेंगे, है ना, एक प्रिपरेशन उसके लिए करेंगे। पहला तो सही है। सेकेंड बोले हैं कि जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंटेड कांग्रेस टू नेगोशिएट विद द मिशन। सही है क्या ये चीज? ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है। पहले बात तो ये समझो कि जो क्रिप्स मिशन है सबसे पहले बात इसको रिजेक्ट किए गए थे। जब रिजेक्ट किए गए थे नेगोशिएशन का बात ही नहीं होता। क्यों रिजेक्ट किए गए थे? देखो इंडिया चाहता था कि हमें पूरा इंडिपेंडेंस मिले, फुल इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन जो क्रिप्स मिशन प्लान के थ्रू बोले गए थे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा लेकिन वो ब्रिटिश के अंदर में रहेंगे, लेकिन हमारे जो फोर्थ फादर थे ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है सेकेंड स्टेटमेंट है और नॉट करेक्ट पूछे गए हैं तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन देखो, द मिशन ऑफर डोमिनेंट स्टेटस ऑफर करते थे, वही बताए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, लेकिन जो है ब्रिटिश के अंदर में रह के बनने वाले हैं, ये बोले हैं। डी ऑप्शन है कि द मिशन ऑफर्ड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी। हाँ वही चीज अभी जैसे बताया, तो ये ऑप्शन जो है सही है। तो जो करेक्ट जो गलत ऑप्शन पूछे गए हैं वो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्लियर है, पूरा क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। तो वही चीज़ जो बताया हो वही लिखे हैं यहाँ पे। इसका मिशन याद रखना, हेड कौन है ये थोड़ा याद रखना, और थोड़ा बैकग्राउंड अगर पता है तो और मस्त है। 15 क्वेश्चन, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ है इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है ये बताओ। जो ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद हुआ है सबसे पहले बात 1765 में हुआ है, तो ये शाह आलम 2 है, ठीक है, शाह आलम सेकेंड और जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं इसके बीच, ब्रिटिश ऑफिशियल में जो है रॉबर्ट क्लाइव थे उस समय, तो ब्रिटिश ऑफिशियल और रॉबर्ट क्लाइव इन दोनों के बीच जो है ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। जैसे कि सबको पता है कि जो 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ है तो उसमें से क्या है जो मीर कासिम है, सिराजुद्दौला हैं, फिर यहाँ पे जो शाह आलम 2 हैं इसको क्या है हरा दिए गए थे। अब हरा दिए गए थे तो अब दोबारा और ये लोग क्या है विद्रोह ना कर सके, इसके रेस्पेक्ट में जो शाह आलम 2 हैं और रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश के तरफ थे, इन दोनों ने क्या किए हैं यहाँ पे ट्रीटी साइन किए हैं, जिससे आगे जो है ऐसा अभी जो विद्रोह हुआ है ऐसा विद्रोह ना हो सके, जो कि 1765 में किए गए थे। जिसका जो प्रोविज़न था, जो ट्रीटी यहाँ पे थे, वो सबसे पहले थे दीवानी राइट मिले, दीवानी राइट प्लस दीवानी राइट क्या होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट, है ना, रेवेन्यू कलेक्शन राइट को दीवानी राइट बोलते हैं, जैसे कि बिहार में है ना, बंगाल में, उड़ीसा में। फिर निजामत राइट मिले, निजामत का मतलब होता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे राइट मिले, ऐसा यहाँ पे ट्रीटी में हुए थे। तो ये पूरा ट्रीटी यहाँ पे लिखा हुआ है वही। तो हमें क्या करना है, जस्ट ऑप्शन को चेकआउट करना है। पहला ऑप्शन है कि इट वॉज साइन इन द ईयर 1765, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर सेकेंड है कि द मुगल इम्पर बाय द फरमान फॉर्मली ग्रांटेड द दीवानी ऑफ द बंगाल बिहार उड़ीसा, जस्ट अभी समझे हैं, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ऑप्शन भी सही है कि इस ट्रीटी के थ्रू क्या है कि जैसे कि अवध का सिराजुद्दौला है, मीर कासिम हो गया, फिर शाह आलम हो गया, इसके पास जो दीवानी राइट था इसको ट्रांसफर किए गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना, इस ट्रीटी के थ्रू, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ है इसके थ्रू। तो सेकेंड भी सही है।
सी ऑप्शन है कि अवध वाज रिस्टोर्ड टू इट्स नवाब ऑन पेमेंट ऑफ 50 लाख, 50 लाख दिए हैं, है ना, ये ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर अगला जो फोर्थ है कि बनारस एंड द सराउंडिंग ट्रैक्ट वाज डिटैच्ड फ्रॉम अवध एंड हैंड ओवर टू शाह आलम टू, ये ऑप्शन गलत है। शाह आलम टू को थोड़ा ना दिए हैं, शाह आलम टू तो खुद इस वार में इंजेज हैं। और ट्रीटी किसके बीच हुआ है यहाँ पे, शाह आलम टू और क्लाई के बीच, तो यहाँ पे उसको थोड़ा हैंड थोड़ा करेंगे यहाँ पे, तो इस हिसाब से जो है डी यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे नॉट ऑप्शन पूछे गए हैं, तो इसमें जो डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ये 15 क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो अगला देखो, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 16 क्वेश्चन, और इसको एक बार रीड करो, जो कि गांधी और इरविन पैक्ट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो गांधी इरविन पैक्ट है, ये सबसे पहले को 1931 में इसे किए गए थे, एक पैक्ट साइन किए गए थे। क्यों किए गए थे कि 1931 क्या है, इससे पहले तक देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहे हैं, साल्ट मार्च है वो चल रहे हैं, है ना, फिर कहीं कहीं जो है रेबेलियन देखने को मिलता है। तो ब्रिटिश भी क्या है उग गए थे कि सोचे कि चलिए फिर इतना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हो, साल्ट मार्च चला रहे हो, इतना रेबेलियन हो रहा है, तो रेबेलियन इतना हो रहा है प्लस यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो गांधी और इरविन जो है दोनों एक साथ बैठे और यहाँ पे पैक्ट साइन किए कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे रेबेलियन है इसका नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ प्रोविज़न है, गांधी इरविन पैक्ट में प्रोविज़न है, इस ट्रीटी के थ्रू क्या बोले हैं कि जितना भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जितना भी प्रिजनर को अरेस्ट किए हो उसको विड्रॉल करना है, छोड़ना है। फिर रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर, जितना भी पॉलिटिकली प्रिजनर हैं या फिर जितना भी ऑर्डिनेंस पारित किए गए हो, इशू किए गए हो, है ना, सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के थ्रू, उसको भी यहाँ पे रोकना है। फिर परमिट दो पीस के लिए, पीसफुल के लिए। फिर चौथा बोले हैं कि अलाउ इंडियन टू मेक साल्ट फॉर पर्सनल यूज़, क्योंकि साल्ट हर चीज़ के यूज़ होता है, अमीर है तब भी साल्ट का यूज़ करेंगे, गरीब है तब भी साल्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है इंडियन को जो साल्ट यूज़ करना है पर्सनल यूज़ के लिए, उसमें तो एटलीस्ट जो टैक्स लगा रहे हो उस टैक्स को मत लगाओ, है ना। तो इस तरीके से क्या है पूरा जो है ट्रीटी साइन किए गए हैं इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से मतलब नेशनल कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी थे, फिर जो है लॉर्ड इरविन थे, वाइसराय थे ब्रिटिश की तरफ से। तो ये जो है पूरा बैकग्राउंड है जो कि 1931 में इसको किए गए थे, साइन किए गए थे। तो देखो पहला स्टेटमेंट है कि इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिल्कुल सही है। इस ट्रीटी के थ्रू ये बोले गए थे कि जितना भी पॉलिटिकल प्रिजनर को अरेस्ट किए हो उसको रिलीज करो। सेकेंड है कि क्लॉज 2 ऑफ द मार्च 1931 पैक्ट डिफाइन रिजर्वेशन एंड द सेफगार्ड टू कवर फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसमें बात किए गए थे कि रिजर्वेशन होना चाहिए, जैसे कि ब्रिटिश में जितना भी काउंसिल है वहाँ पे इंडिया का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डोमिनेशन होना चाहिए, प्लस वहाँ पर रिजर्वेशन का प्रोविज़न होना चाहिए, इसका भी बात किए हैं। फिर जो है अगला जो ऑप्शन है कि द रिटर्न ऑफ द कॉन्फिस्केटेड लैंड आर रेडी सोल्ड टू थर्ड पर्सन, ये भी बोले हैं कि जितना भी ओनर है उसके प्रॉपर्टी को अगर सेल कर दिए हो, बेच दिए हो, तो उसको वापस करो, ये बात भी किए गए यहाँ पे। फिर जो है डी ऑप्शन है कि रिजर्वेशन ऑफ 18%, ये गलत है। देखो यहाँ पे रिजर्वेशन का बात किए लेकिन 18% दोगे, इतना परसेंट दोगे, ये कुछ बात नहीं यहाँ पे किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछे गए हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है, समझ आ गया। और इसका पूरा बैकग्राउंड तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अब 24 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859 इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है बताओ तो इसको। तो देखो जो इंडिगो रिवॉल्ट है, सबसे पहले ये देखो कि इंडिगो रिवॉल्ट जो कि 1859 में हुआ है, इसमें इंडिगो रिवॉल्ट में क्या हुआ था, ये जो है बंगाल है ना, बिहार, इस जो है मॉडर्न डे बिहार, इस तरीके से है ना, इस एरिया में देखने को मिलता है। क्या है कि ब्रिटिश चाहते थे कि जितना भी वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती हो रहा है, उसमें पूरा इंडिगो ही उगाए, है ना। इंडिगो एक कैश क्रॉप होता है, तो इंडिगो उगाए। अब खुद सोचो वहाँ के जो आम जनता है वो पूरा में इंडिगो उगा देंगे, है ना, इंडिगो ही लगाएंगे, तो अपने खाने के लिए धान कहाँ से लगाएंगे, खेती कहाँ से कर पाएंगे। तो इसी का एक बैकग्राउंड है जो कि इंडिगो रिवॉल्ट देखने को मिलता है। ब्रिटिश चाहते थे कि पूरा इंडिगो उगाओ, लेकिन बाकी जो पर्सन है जो खेती कर रहे थे वो लोग चाहते थे कि ठीक है इंडिगो तो लगा देते हैं, लेकिन कुछ खाने के लिए अपने पास, है ना, खाने के लिए भी तो धान चाहिए, तो उसको भी यहाँ पे उगाएं। तो ये जो है पूरा मेन इशू यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोले हैं कि
इट ब्रोक आउट एट पुणे एंड अहमदानगर, ये गलत है। ये जो है मॉडर्न डे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पे देखने को मिला है इंडिगो रिवॉल्ट, पहला तो गलत है। सेकेंड बोले हैं कि इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट मनी लेंडर, ये मनी लेंडर के अगेंस्ट नहीं थे, ये जो है जो रूल्स लाए गए थे ब्रिटिश द्वारा कि पूरे में प्लांटेशन करना इंडिगो का, ये इसके अगेंस्ट थे। ठीक है। सी ऑप्शन है कि इट वाज सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल, ये सही है। ये जो है बंगाल के लोग चाहते थे कि यहाँ पे पूरा कैश क्रॉप जो इंडिगो लगा रहे हैं वो नहीं लगना चाहिए, है ना, तो ये जो है बंगाल के जो पीपल है वो लोग सपोर्ट करते थे इसको, ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन है कि इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट ए पेटी जमींदार, ये वही यहाँ पे जो मनी लेंडर पूछे हैं ये भी गलत है, जमींदार के अगेंस्ट नहीं थे, ये ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। क्लियर, तो इस रेस्पेक्ट से जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। नेक्स्ट देखो अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव स्टेप वाज टेकन बाय कांग्रेस इन 1823 टू इराडिकेट अनटचेबिलिटी फ्रॉम इंडिया, ये बताओ। देखो इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने ड्रॉप किए हैं, है ना, क्वेश्चन को तो ड्रॉप किया है, लेकिन हमें ये पढ़ना है कि कांग्रेस के द्वारा क्या क्या ऐसे जो है स्टेप्स लिए गए हैं उस समय। तो देखो पहले बात जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, टेम्पल में जो बैन लगा दिए गए थे कि यहाँ पे हिंदू है तो हिंदू ही जाएंगे, इस तरीके से तो इसको बैन किए गए हैं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट यहाँ पे चलाए गए थे, जितना भी पीपल है या फिर डिप्रेस क्लास है वो भी हिंदू टेम्पल में जा सके या फिर टेम्पल वहाँ पे इंटर कर सके। फिर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी रिजोल्यूशन भी लाए वहाँ पे। फिर एजुकेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट का बात किए, जैसे कि माइनॉरिटी एजुकेशन बना रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए स्कूल्स प्रमोट कर रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद हरिजन सेवक संघ भी बनाए जिससे अनटचेबिलिटी का वेलफेयर हो सके, उसको एक अपलिफ्टमेंट मिल सके। फिर जो है पब्लिक कैंपेन चलाए, अनटचेबिलिटी के रिलेटेड जो है कैंपेन चलाए। तो इस तरह से कुछ जो है कांग्रेस ने जिससे अनटचेबिलिटी है उसको रिमूव कर सके, जो कि मेजर लिए गए हैं, इनकरेज किए गए हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछे हैं कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है 1835, इसके रेस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है ये बताना है। तो जो स्कूल एजुकेशन एक्ट है जिसे 1835 में लाए गए थे, किसके द्वारा लाए गए थे, किसके द्वारा लाए गए थे, इसको मैकाले के द्वारा। ठीक है, मैकाले के द्वारा इसको देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैकाले जो है इसके द्वारा इस एजुकेशन को लाए गए थे, क्योंकि 1835 में सोशल रिफॉर्मर का टाइम था। यहाँ पे दो डिबेट चल रहे थे कि जो यहाँ पे इंडिया में एजुकेशन होना चाहिए वो संस्कृत में होना चाहिए या फिर जो लोकल लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए या फिर जो है इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये दो यहाँ पे डिबेट चल रहे थे। वही पढ़े ना इंग्लिशिस्ट और ओरिएंटलिस्ट का। इंग्लिशिस्ट बोलते हैं कि इंग्लिश में एजुकेशन होना चाहिए और ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं कि जो एजुकेशन हो वो नेटिव लैंग्वेज में होना चाहिए या फिर हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, है ना, जितना भी नेटिव लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए। तो इसी के थ्रू जो है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 इसको प्रोमलगेट किए गए थे। क्लियर है। तो ये बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट है कि इट वाज प्रपोज बाय द गवर्नर जनरल विलियम बेंथिक ऑन एडवाइस ऑफ मैकाले, ये बिल्कुल सही है। मैकाले ने लाए हैं, लेकिन उसको प्रोमोलगेट करने का या फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम कौन किए हैं, विलियम बेंथिक ने किए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो ये तो सही हो गया। सेकेंड है कि इट मेड ब्रिटिश द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नाम ही समझ लो, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट और जो रूल्स एंड रेगुलेशन लाए कौन है, ब्रिटिश लाए हैं। अब ब्रिटिश लाए हैं तो लोग तो चाहेंगे ही कि जो एजुकेशन हो इंग्लिश में हो। ठीक है, तो सेकेंड भी सही है। सी ऑप्शन है कि विद द फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन द स्टेज वाज सेट फॉर अ न्यू डायरेक्शन टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि वो लोग समझते थे कि जो इंग्लिश जो चल रहे हैं, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सुपेरियरिटी है बाकी लैंग्वेज से। तो वो लोग समझते थे कि जो यहाँ के अगर चिल्ड्रेन अगर इंग्लिश में एजुकेशन लेते हैं तो उसका अपलिफ्टमेंट जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएंगे, ये लोग समझते थे इस तरीके से। तो सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन है टू एग्जिस्टिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन फ्रेश अवार्ड फॉर स्टिपेंड टू स्टूडेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट वेयर टू कंटिन्यू, ये गलत है। ये लोग चाहते नहीं थे कि जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें वहाँ पे रीड कर सके। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज में नहीं चाहते थे, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जितना भी यहाँ पे एजुकेशन हो पूरे इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बोले गए हैं कि क्लासिकल टेक्स्ट को कंटिन्यू करना, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्लासिकल टेक्स्ट नहीं, इंग्लिश टेक्स्ट को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे
तो नॉट करेक्ट पूछे हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, बाकी तो गलत हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो अब अगला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और बनाओ, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल अंडर द सेजनिटी ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर, है ना, फैक्ट्स क्वेश्चन है। इसको अगर इसका डायनेस्टी पता है तो जल्दी से टिक मार्क करो। तो देखो इसमें कौन कौन से डायनेस्टी थे, यहाँ देखो संगमा डायनेस्टी है ना, सलवा डायनेस्टी है, प्लस इसका लोकेशन है ना, कौन कौन यहाँ पे राजकीय मतलब इंपॉर्टेंट नोटेबल रूलर कौन थे, तुलवा डायनेस्टी है। तो पहले यहाँ पे संगमा डायनेस्टी आए, फिर सलवा डायनेस्टी आए, फिर तुलवा डायनेस्टी आए, फिर यहाँ पे अराविडू डायनेस्टी है। ये 4 डायनेस्टी जिसमें से फ्रेगमेंट हुए थे। तो इसमें से जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे संगमा डायनेस्टी आए, फिर सलवा डायनेस्टी आए, फिर तुलवा डायनेस्टी है, फिर अराविदुस डायनेस्टी है। तो इस रेस्पेक्ट से जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। प्लस यहाँ पे कौन नोटेबल फाउंडर हैं, जैसे कि हक्का बुक्का हो गया जो कि संगमा डायनेस्टी के हैं, सलवा नरसिम्हा देवराय जो कि सलवा डायनेस्टी के हैं, है ना। तो ये थोड़ा याद रखोगे, क्वेश्चन पूछे गए तो ये जो है समरी के फॉर्म में भी यहाँ पे लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलोनियल इकोनॉमी इज नॉट करेक्ट। कौन सा यहाँ पे कॉलोनियल इकोनॉमी जो गलत है ये पूछे गए हैं। देखो ये कॉलोनियल इकोनॉमी, इसका मतलब पहले समझो। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ब्रिटिश जो है इंडिया में आए, इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन चलाए, मतलब ब्रिटिश इंडिया में आके अपना एडमिनिस्ट्रेशन के उसको बोलते हैं कॉलोनी। कॉलोनी बना लिए ब्रिटिश ने। अब कॉलोनी में जो भी इकोनॉमिक चलने वाले है, मार्केट चलने वाला है, उसको बोलेंगे हम लोग कॉलोनियल इकोनॉमी। समझ आ गया, ये क्लियर है। अब देखो तो इसके रेस्पेक्ट में पहला क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश प्रेजेंट इनहिबिटेड इंडिजीनियस कैपिटलिज्म। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो लोग चाहते थे कि जितना भी मार्केट हो वो पूरा इंडिया में हो, है ना, एक इंडिविजुअल हो, जितना भी मार्केट यहाँ पे सिस्टम चलने वाले हैं वो इंडिया में चले, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। क्योंकि इंडिया में जितना भी गुड्स प्रोड्यूस होगा उसको वेस्टर्न में जाके सेल करेंगे, वेस्टर्न में सेल करेंगे तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये चाहते थे। फिर जो है सेकेंड है कि लेसेज फेयर एक्टिवली प्रमोटेड इंडिजीनियस कैपिटलिज्म। लेजे फेयर का मतलब होता है कि जितना भी कंट्रोल हो, मनी का कंट्रोल हो, क्या होना चाहिए, प्राइवेट हाथ में हो। मतलब जो क्या बोल सकते हो इसके लिए जो डेफिनेशन हम लगाएंगे कि जो प्राइवेट बिजनेस हो वो ज़्यादा उत्थान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। प्राइवेट जो बिजनेस है वो रन होगा लेकिन विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, उसको बोलते हैं लेजर फेयर। तो ये लोग चाहते थे कि जो है प्राइवेट बिजनेस हो, एक्टिवली प्रमोट करना चाहते थे क्या, गलत है। वो लोग चाहेंगे क्या कि जो इंडिया का बिजनेस हो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, नहीं चाहने वाले हैं। तो ये जो है गलत हो जाएगा। फिर जो है सी ऑप्शन है कि द वाइट कलेक्टिव मोनोपोली केम अर्लीस्ट एंड रिमेन मोस्ट प्रोनाउंस इन इंडियन स्टेट। वाइट कलेक्टिव मोनोपोली इसका मतलब होता है कि जितना भी मार्केट का स्ट्रक्चर हो, मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशन हो, वो सिंगल हैंड में होना चाहिए, जैसे कि इंडिया का ब्रिटिश के हाथ में था। तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन है कि द बॉम्बे हिंडरलैंड वाज डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। ये भी सही है क्योंकि बॉम्बे का लोकेशन देख लो, प्लस वहाँ पे गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है तो किसके थ्रू जाएंगे। तो उस समय रेलवे नहीं बना था, तो यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो जो है नॉट करेक्ट पूछे गए हैं, तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ब्रिटिश यहाँ पे नहीं चाहेंगे कि इंडिया का ग्रोथ हो, इंडिया में जो इंडिजीनियस पीपल है उसका यहाँ पे ग्रोथ हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अब अगला क्वेश्चन है कि 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेसी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कौन से रूल के थ्रू यहाँ पे बोले गए थे। तो इसमें जो बी ऑप्शन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके थ्रू बोले गए थे कि जो सेक्रेसी होना चाहिए ऑफ स्टेट का, ये यहाँ पे फॉर्म करोगे। क्लियर है। तो पूरा हर ऑप्शन दिया है, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो कि सेकेंड चार्टर एक्ट है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको एक बार रीड करना है जो कि यहाँ पे टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स को तो हम लोग कवर ही कर रहे हैं। चलो 42nd क्वेश्चन, इसमें से मैच मिलाना है ऑथर का और बुक्स का। बताओ तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
तो देखो हरमन कुलके हैं, इसके द्वारा लिखे गए हैं कि द स्टेट इन इंडिया 100 से 1700, जिसमें से पूरा ये जो है स्टेट कैसे फॉर्म हुआ और इसमें क्या रूल्स रेगुलेशन चले, है ना, क्या एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, जो कि 1000 से 1700 के बीच में जितना भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, है ना, पॉलिटिकल डायमेंशन हर को यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो ए का यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो जो सी ऑप्शन है और ए ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सेकेंड है कि ब्रजादुल्ला चट्टोपाध्याय जो है, इसके द्वारा जो बुक लिखे गए हैं वो है द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडेवल इंडिया, है ना, कि अर्ली मिडेवल इंडिया में क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन थे, उसको यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं। तो जो है बी का यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो बी का 4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फिर बाकी जो है पीटर जैक्सन है, इसके द्वारा जो है द दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में लिखे गए हैं कि दिल्ली सल्तनत का सिनारियो, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उसका मिलिट्री हिस्ट्री कैसा था, इसके बारे में लिखे गए हैं। कौन लिखे गए हैं? पीटर जैक्सन के द्वारा। फिर जो है सुनील कुमार है, इसके द्वारा द इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो कि 1192 से 1296 में कैसा इमर्ज हुआ, दिल्ली सल्तनत का हिस्ट्री क्या था, कैसे इमरजेंस हुए, उसका हर एक चीज़ के रेस्पेक्ट में लिखे गए हैं सुनील कुमार के द्वारा। क्लियर है? तो ऑथर और बुक्स का यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ऑफिशियल हैं और ऑफिसेस हेल्ड कौन से किए गए थे, इसके बारे में अपने को बताना है। देखो यहाँ पे जो पहला ए ऑप्शन है समाहर्ता, है ना, समाहर्त्री बोल लो, है ना, समाहर्त्री, इसका जो ऑफिशियल है, ऑफिस हेल्ड करते थे, ये थे चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। जितना भी रेवेन्यू आता था उसको कलेक्ट करना, है ना, उसका जितना भी लेखा जोखा है इसका करने का काम था समाहर्त्री का। ठीक है, तो ए का यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो जो सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। फिर उसके बाद आते हैं कौन सा है, समनिधात्री। समनिधात्री जो है ये क्या थे, एक ट्रेजरर थे, है ना, समनिधात्री जो है ट्रेजरर थे। जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसके राजा के कोष या फिर राजकोष बोल लो, राजकोष में जितना भी रेवेन्यू आ रहे हैं कहाँ से आएगा, कैसे कलेक्शन होना, हर एक रेस्पेक्ट में किसका जिम्मेदारी था, कौन ऑफिसर थे, समनिधात्री थे। क्लियर है? उसके बाद आते हैं संध्यायक, संध्याध्यक्ष बोल लो, है ना, संध्याध्यक्ष बोल लो इसको। तो सी का यहाँ पे कौन है, सुपरिटेंडेंट है मार्केट का, कि मार्केट में किसका प्राइस डिफाइन करना है, कैसे रेगुलेशन होना है मार्केट का, ये बारे में डिफाइन करते थे। तो है इस सी का ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? फिर साथ में याद रखना जितना भी और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि समंता किसको बोलते हैं, है ना, समंता जैसे कि फेडरल लॉर्ड हो गए इसको बोलते हैं, समामत्र किसको बोलते हैं, हाई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेनापति हो गया जिसे सेनाध्यक्ष हम लोग बोलते हैं, आमत्य किसको बोलते हैं, मंत्री हो गया, है ना, राजन्य हो गया। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑफिसर्स एंड उसका पोस्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इसको एक बार रीड करोगे। क्लियर? चलो अगला देखो 50 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म एंड मीनिंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा यहाँ पे मीनिंग जो है गलत है ये बताना है। तो पहला है खालिसा। खालिसा का मतलब होता है कि विलेज का जितना भी इनकम आने वाला है, ठीक है, विलेज का जितना भी इनकम आने वाले हो डायरेक्टली जो है स्टेट के जो राजकोष है वहाँ पे चले जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं खालिसा। जो भी विलेज है तो उसका जो रेवेन्यू आएगा, इनकम आएगा, और डायरेक्टली जाने वाला है विदाउट जमींदार इंटरफेरेंस, तो उसको बोलते हैं खालिसा। तो जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सेकेंड है मौजा। मौजा यहाँ पे रेबेलियस टेरिटरी बोले हैं, ये ऑप्शन गलत है। मौजा का बेसिकली मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मौजा बोलते हैं। या फिर स्मॉलेस्ट एरिया में जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौजा बोलते हैं। क्लियर है? तो ये तो चौथा जो बी ऑप्शन है गलत हो गया। सी ऑप्शन है इनाम। इनाम का मतलब होता है लैंड अलॉकेटेड टू लर्न एंड रिलीजियस मैन, इसको बोलते हैं हम लोग इनाम बोलते हैं। फिर जागीर है, टेरिटोरियल असाइन कर दिए जाते हैं कि इतना जागीर है ना, इतना ज़मीन है, इसको हैंडल करना है, और उस हैंडल करने को जो हैंडल करते हैं उसको हम लोग मनसबदार बोलते हैं। ठीक है, जो लैंड दिए गए हैं उसको जागीर बोलेंगे, लेकिन उस जागीर को जो हैंडल करेंगे उसको हम लोग मनसबदार बोलेंगे। क्लियर है? तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वही चीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो अभी मैं बताया हूँ। 51 क्वेश्चन,
इसको बताओ तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रू आर्क पूछे गए हैं। जब भी जैसे कि सल्तनत हो गया तो वहाँ पे जब बिल्डिंग बनते थे तो इस तरीके से क्या है, इस आर्क टाइप में यहाँ पे बिल्डिंग बनाते थे, और इसमें से ट्रू आर्क पूछे हैं। तो चारों ऑप्शन में जैसे कि अलाउद्दीन का झोपड़ा हो गया, कुवत का हो गया, बलबल जो है सुल्तान बलबन का टर्म हो गया, अलाई दरवाजा, यहाँ पे हर में जो है आर्क देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, एक फिगर को देखो, यहाँ पे जब अलाउद्दीन का झोपड़ा का फिगर देखोगे तो इस तरीके से आर्क जो है जाते हुए देखेंगे, है ना। फिर मॉस्को को देखोगे, कुवत ए है, कुवत उल इस्लाम मॉस्को को, तो इसमें भी जो आर्क को देखोगे तो सेम आर्क देखने को मिलेगा। ट्रू आर्क किसको बोलते हैं, वो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो अलाई दरवाजा को तो कहीं बैंड होते हुए ऊपर देखते हैं, लेकिन जो सुल्तान बलबन का आर्क देखो ये डायरेक्टली ट्रू आर्क शेप में देखने को मिलता है इस तरीके से, है ना। तो इसका जो ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि टर्म ऑफ जो है सुल्तान बलबन का है। ट्रू आर्क के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो गलत है ये यहाँ पे पूछे गए हैं, ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि सरफ कई वाज अ मिनिस्टर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ोगे तो इसका मिनिस्टर रहे हैं, ये ऑप्शन तो सही है। सेकेंड ऑप्शन है कि अंडर गियासुद्दीन तुगलक मुक्तिस वाज वार्न नॉट टू इल ट्रीट, है ना, इल ट्रीट एनी ऑफ देयर ऑफिसर्स फॉर स्मॉल अकाउंट टेकन ओवर या फिर अबाउट देयर सैलरीज। अगर कोई भी जो है पार्ट या फिर कोई भी धन जो है स्मॉल मनी है उसको अपने पर्सनल के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर ले लिए हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा उसको इल ट्रीट नहीं करना है या फिर उसको पनिशमेंट नहीं करना है, ये गियासुद्दीन तुगलक ने बोले थे, ठीक है। तो ये जो है बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन है कि द अरेबिक वर्क मसालिक ए अकबर गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इक्ता सिस्टम अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। इक्ता सिस्टम का मतलब होता है कि जो लैंड रेवेन्यू है जो कलेक्ट करते थे उसको इक्ता सिस्टम बोलते हैं। मतलब लैंड रेवेन्यू को जो है कैसे कलेक्ट करना है, किस तरीके से मेजरमेंट करना है, ये सबको इक्ता सिस्टम बोलते हैं। और जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं उसको इक्तादार बोलते हैं। इक्तादार बोलो, यहाँ पे जो है मुक्तिस यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, मुक्तिस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। फिर जो है डी ऑप्शन की मार्को पोलो हैज नॉट मेंशन अबाउट पियरल फिशरी ऑफ टूटीकोरिन इन साउथ इंडिया। तो मार्को पोलो जो थे एक ट्रेवलर थे, इन्होंने साउथ इंडिया में ट्रेवल किए। वहाँ के जियोग्राफी कैसे हैं, वेदर सिस्टम कैसे हैं, कितने रूल्स आए, रूलर्स आए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मिलिट्री रूल कैसे थे, हर एक रेस्पेक्ट के बारे में जो है मार्को पोलो ने मेंशन किए। इवन जो है पियरल फिशरी जो है जो टूटीकोरिन का, वो यहाँ तक कि इसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किए हैं। तो ये जो है गलत हो जाएगा कि इन्होंने बोले हैं कि नॉट मेंशन किए हैं, यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछे गए हैं। तो जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अब 55 क्वेश्चन। बॉर्न इन अप्रैल, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है पर्सन को। बॉर्न इन अप्रैल 1932 ही वॉज अ रिनोड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ इनोवेटिव एक्सपोनेंट ऑफ द जयपुर घराना के थे एंड सी वॉज अवार्डेड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। तो ये कौन सा है, कौन पर्सनालिटी है, तो यह किशोरी अमोनकर है, ठीक है। तो जस्ट पर्सनालिटी को यहाँ पे याद रखना, जो कि किशोरी अमोनकर है, जिसे पद्मश्री पद्म विभूषण इससे भी अवार्डेड किया जा चुका है, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद प्रशस्ति है, इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके बताओ तो। जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसे लिखे गए हैं हरिसेन के द्वारा, ठीक है, इसे हरिसेन के द्वारा लिखे गए हैं। और किसके बारे में लिखे गए हैं, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में लिखे गए हैं। इसका मिलिट्री रूल कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किए, मिलिट्री कॉन्कर कैसे किए गए हैं, ये पूरे बारे में जो है डिस्क्रिप्शन लिखे गए हैं प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि इसका लैंग्वेज संस्कृत रहा है, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और इसका जो स्क्रिप्ट है ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में इसको मेंशन किए गए हैं। देखो ऑप्शन को देखो तो पहला ऑप्शन है कि इट क्लियरली प्रेजेंट द गुप्ता एम्परर एज ए इपी सेंटर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ वेराइड पॉलिटिकल रिलेशनशिप। यही ऑप्शन इसमें सही है
कि इन्होंने पूरा गुप्ता एम्परर के बारे में बताए हैं, पूरा मिलिट्री कॉन्कर कैसे हुए हैं, तो हर एक डायमेंशंस को यहाँ पे बताए गए हैं प्रयाग प्रशस्ति में। पहला ऑप्शन सही है, बाकी जो बी सी और जो डी ऑप्शन है पूरा गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूरा लिखे गए हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कि अचीवमेंट क्या रहा है समुद्रगुप्त का, मिलिट्री कनकर के बारे में, जैसे कि कोई स्टेट को अगर ग्रांट में दे रहे हो, मनी दे रहे हो तो उसके बारे में, रिलीजियस टॉलरेंस थे, मेजर जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे मेंशन किए गए हैं प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, तो इसको थोड़ा कंसीडर करके चलना है ना, याद रखना इसमें। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्ता पीरियड के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि फोर्स लेबर, जिसे हम लोग विस्टी बोलते हैं, उस समय गुप्ता पीरियड में बिकेम मोर कॉमन देन बिफोर इन दिस ईरा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो फोर्स लेबर है विस्टी यहाँ पे कॉमन हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन है कि अ पैसेज है ना, अ पैसेज इन द विष्णु पुराण रेफर टू दी गुप्ताज इंजॉइंग ऑल द टेरिटरी अलोंग द गंगा अप टू प्रयाग। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जब इसका लोकेशन देखोगे है ना, एक्सपांसन एरिया अगर देखोगे इसका गुप्ता का, तो देखो गुप्ता का एक्सपांसन एरिया पूरा ये जो गुजरात एरिया यहाँ तक पूरा कवर कर चुके थे। इस एरिया में पूरा नदन तक यहाँ पे जा चुके थे। गुप्ता एरिया का एक्सपांसन देखने को मिलता है। तो गंगा यहाँ पे कवर थे, प्रयाग जो है यहाँ पे पूरा कवर देखने को मिलता है। सी ऑप्शन है कि द मेहरौली इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट चंद्रगुप्त fought against a confederacy of enemies in Bengal and also led to campaign into Punjab। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो है ये सजेस्ट करता है कि चंद्रगुप्त ने फाउंड किए हैं। फिर जो डी ऑप्शन है कि सौराष्ट्र वाज नॉट पार्ट ऑफ द गुप्ता एम्परर, सही है क्या? ये ऑप्शन गलत है। मैं क्या बताया, देखो सौराष्ट्र कहाँ पे पड़ते हैं? गुजरात में, है ना। प्रेजेंट डे जो गुजरात है अरेबियन सी के पास, यहाँ पे सौराष्ट्र पड़ता है। और ये मैप को देखोगे तो बताया हूँ पहले कि जो गुप्ता एम्परर का पूरा जो टेरिटरी है कॉन्कर किए गए थे, पूरा गुजरात को टच करते थे, पूरा गुजरात ही इसके अंडर में आते थे उस समय का। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है नॉट करेक्ट पूछे गए हैं, तो जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्चुअली जो सौराष्ट्र है ये गुप्ता एम्परर के अंडर में ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लैंड टेनर है, जैसे कि जमींदारी, महरवाड़ी सिस्टम, ये सब चीज़ के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया 3 कैटेगरी ऑफ लैंड टेनर, जिसमें से जमींदारी, महरवाड़ी और रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे। बिल्कुल सही है कि 3 जो हैं यहाँ पे लैंड टेनर डिवाइड किए गए थे, एक जमींदारी का, एक महरवाड़ी सिस्टम का और एक है रैयतवाड़ी सिस्टम का। देखो तीनों को अगर समझोगे तो 3 सिस्टम लाए गए थे। एक परमानेंट सेटलमेंट लाए गए थे जो कि वारेन हेस्टिंग ने प्रपोज किए गए थे, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ पार्ट असम, यहाँ पे इसको जो है डोमिनेंट देखने को मिलता है। जिसमें से जो लैंड का जो है जमींदार कौन, लैंड का जो है उसका ओनर कौन होंगे? जमींदार होंगे। जमींदार के द्वारा ही फिक्स किए जाएंगे, जमींदार के द्वारा ही पूरा टैक्स कलेक्शन किए जाएंगे। फिर अलग है रैयतवाड़ी सिस्टम, जो कि थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि मद्रास, बॉम्बे, कुछ पार्ट असम का यहाँ पे इसको फिक्स किए गए थे। और यहाँ पे जो रेवेन्यू सिस्टम ये फिक्स था, और ये जो है जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन करके देंगे वो डायरेक्टली कल्टीवेटर देंगे, किसको? ब्रिटिश ऑफिसर को डायरेक्टली देंगे इसको। तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो कि साउथ में देखने को मिलता है। फिर आता है एक महरवाड़ी सिस्टम, जो कि हेनरी मैने ने इसको इंट्रोड्यूस किए गए थे, कि पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस हो गए, यहाँ पे जो है महरवाड़ी सिस्टम, मतलब कुल मिला के जो महरवाड़ी सिस्टम नदर्न एरिया में देखने को मिलता है और सदर्न एरिया में जो है रैयतवाड़ी सिस्टम देखने को मिलता है। तो जो महरवाड़ी सिस्टम है इसमें से जो कि 4-5 विलेज हो गया, और 4-5 विलेज पूरा इकट्ठा रेवेन्यू कलेक्ट करके डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिसर को देंगे। ये जो है महरवाड़ी सिस्टम में बात किए गए हैं। समझ आ गया? तो इस हिसाब से सेकेंड स्टेटमेंट देखो, अंडर जमींदारी सिस्टम लैंड वाज हेल्ड बाय 1 पर्सन, जो जमींदार हैं वही हेल्ड करेंगे, वही इसका ओनर होंगे। एट द मोस्ट बाय अ फ्यू जॉइंट ओनर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है कि अंडर द महरवाड़ी सिस्टम द एग्रीकल्चर लैंड बिलोंग टू गवर्नर। ये गलत है। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो लैंड है, जो इंडिविजुअल है, जो कल्टीवेटर हैं, उससे बिलोंग करने वाले हैं। ठीक है। फिर जो डी ऑप्शन है कि अंडर रैयतवाड़ी सिस्टम, जो कि साउथ इंडिया में चला है, द इंडिविजुअल होल्डर हैड द परमानेंट राइट ओवर लैंड एंड वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल पेमेंट फॉर लैंड रेवेन्यू। ये ऑप्शन सही है।
कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम है यहाँ पे जो कल्टीवेटर है ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को मतलब ब्रिटिश ऑफिसर को लैंड देंगे। लैंड मतलब जो लैंड का रेवेन्यू है उसको देंगे। तो इसमें से जो है नॉट करेक्ट पूछे गए हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 92 समझ आया है ना। तो ये सेटलमेंट याद रखना, साथ में याद रखनी परमानेंट सेटलमेंट पहले आए हैं है ना, फिर जमींदारी आए हैं, फिर बंगाल रैयतवाड़ी आए हैं। तो इस तरीके से ये चला है, तो इसको याद रखोगे। इतना तक समझ आ गया। तो इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन थे है ना 2017 में पीवाईक्यू में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे, पूरा हम लोग यहाँ पे डिटेल में इसको कवर कर लिए, प्लस इसका नोट्स साथ में भी अपलोड कर दे रहा हूँ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में, तो एक्सेस कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।